नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज हम एक बहुत ही काम का और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट कमिटीज इन हॉस्पिटल, यानी अस्पताल में बनी अलग अलग कमेटियां। मैं हूं पंकज वल्वी और आज मैं आपको बताऊंगा कि इन कमेटियों का क्या रोल होता है, क्यों जरूरी होती हैं ये, और फार्मासिस्ट इसमें क्या करते हैं। तो सोच के देखो, एक अस्पताल जहां मरीजों का इलाज होता है, वहां सिर्फ डॉक्टर और नर्स ही नहीं, बल्कि पीछे कई लोग और टीमें होती हैं जो हर चीज का ध्यान रखती हैं। उन्हीं टीमों में से कुछ होती हैं ये कमेटियां। तो चलो, आज इन्हीं के बारे में एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी, यानी पीटीसी की। ये क्या होती है, इसमें कौन कौन लोग होते हैं और ये क्या क्या काम करती है। फिर जानेंगे हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के बारे में, यानी अस्पताल में कौन कौन सी दवाइयां रखनी है, ये कैसे तय होता है। और आखिर में हम बात करेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी की, और ये भी समझेंगे कि फार्मासिस्ट कैसे एंटीबायोटिक दवाओं का सही इस्तेमाल करवाने में मदद करता है। तो चलो, एक एक करके सब समझते हैं। टेंशन नहीं लेना, आसान है। अब बात करते हैं पहली कमेटी की, फार्मेसी और थेरेप्यूटिक कमेटी यानी पीटीसी। इस कमेटी का काम होता है तय करना कि अस्पताल में कौन कौन सी दवाइयां रखी जाएंगी, ताकि मरीजों को सही और सेफ इलाज मिल सके। ये कमेटी एक तरह से डॉक्टर और फार्मेसी डिपार्टमेंट के बीच में सेतु जैसा काम करती है, यानी दोनों के बीच बात करने का जरिया। अब डेफिनेशन देखो, इसमें लिखा है कि ये एक ऐसी कमेटी है जो दवाओं के इलाज से जुड़ी पॉलिसीज बनाती है और डॉक्टरों व प्रशासन को सलाह देती है। मतलब, कोई भी दवाई अस्पताल में यूं ही नहीं आ जाती। पीटीसी पहले तय करती है कि यह दवाई जरूरी है या नहीं, असरदार है या नहीं, और फिर ही उसे मंजूरी मिलती है। तो देखा जाए, यह कमेटी हॉस्पिटल की मेडिसिन सिस्टम को प्रॉपर डायरेक्शन देती है। और हां, यह पॉइंट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझो। अब हम बात कर रहे हैं पीटीसी यानी फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी के मेन ऑब्जेक्टिव्स की। तो इसमें कुल मिलाकर 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं: एडवाइजरी, एजुकेशनल, फॉर्मुलरी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव। चलो एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। एडवाइजरी मतलब सलाह देना। यह कमेटी डॉक्टरों को यह सलाह देती है कि कौन सी दवाइयां बेहतर होंगी, कैसे उनका सही इलाज में इस्तेमाल किया जाए। एजुकेशनल, इसका मतलब है जानकारी देना। यह कमेटी डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट सबको दवाइयों के बारे में अपडेटेड नॉलेज देती है। जैसे नई दवा आई है तो वो कैसे काम करती है, साइड इफेक्ट्स क्या हैं, वगैरह। फॉर्मुलरी मैनेजमेंट, यानी अस्पताल में जो दवाइयों की लिस्ट होती है, उसे बनाना, अपडेट करना और सभी मेडिकल स्टाफ तक पहुंचाना। सोच के देखो, अगर लिस्ट अपडेट नहीं होगी तो कुछ पुरानी या बैनेड दवाएं भी यूज हो सकती हैं, इसलिए यह जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कामकाज से जुड़ा हिस्सा, जैसे कमेटी की मीटिंग्स कब होंगी, रिपोर्ट्स कैसे बनेंगी और पीटीसी के डिसीजंस कैसे सभी स्टाफ तक पहुंचाए जाएंगे, ये सब इसमें आता है। तो ये चारों काम मिलकर पीटीसी को हॉस्पिटल की दवाई व्यवस्था का स्ट्रांग बेस बनाते हैं। देखते हैं कि इस पीटीसी कमेटी में कौन कौन होते हैं, यानी इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है। हर हॉस्पिटल में थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन आमतौर पर ये लोग शामिल होते हैं। कम से कम 3 डॉक्टर, जिनमें से एक चेयरमैन होता है, यानी जो पूरी मीटिंग को लीड करता है। एक फार्मासिस्ट, जो सेक्रेटरी होता है, यानी जो सारी मीटिंग की रिपोर्ट बनाता है, दवाइयों का डाटा रखता है। एक नर्स, जो नर्सिंग डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से रहता है। और अगर संभव हो तो एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट मैनेजर, जो ये देखता है कि पेशेंट केयर लगातार बेहतर हो। अब सोच के देखो, जब इतने अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग मिलकर डिस्कस करते हैं, तो पेशेंट को मिलने वाला इलाज और भी बेहतर हो सकता है ना। चलो अब बात करते हैं पीटीसी के एक्चुअल काम की, यानी ये कमेटी क्या क्या करती है। सबसे पहले, पॉलिसी बनाना और लागू करना। कौन सी दवा हॉस्पिटल में यूज होगी, उसका क्या रूल होगा, यह तय करना। दूसरा, इवैल्यूएट करना, सिखाना और सलाह देना, यानी ये देखना कि दवाइयां कितनी असरदार हैं, साथ ही बाकी स्टाफ को दवाइयों की सही जानकारी देना। तीसरा, जो भी रिकमेंडेशन ये कमेटी देती है, वो तभी लागू होती है जब उसे डॉक्टरों की टीम और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव कर दे। अब ध्यान दो, पीटीसी एकदम साइंटिफिक तरीके से दवाइयों को इवैल्यूएट करती है। मतलब सिर्फ नाम देखकर नहीं, रिसर्च, स्टडीज और पेशेंट डेटा के आधार पर तय करती है कि कौन सी दवा यूजफुल है। फार्माको इकोनॉमिक रिव्यू,
ये थोड़ा टफ नाम है लेकिन आसान बात है। दवाई का असर और उसका खर्च दोनों का संतुलन देखना। मतलब महंगी दवा ही असरदार हो ऐसा जरूरी नहीं। और आखिर में ये कमेटी हर इलाज के हेल्थ आउटकम्स पर भी नजर रखती है, ताकि पता चले कि जो दवा दी गई वो कितनी काम कर रही है। मतलब पूरी सोच समझ के साथ दवाओं से जुड़ा हर फैसला लिया जाता है, ताकि मरीज को सही इलाज मिले, कम से कम नुकसान हो और हॉस्पिटल का सिस्टम भी स्मूथली चले। अब समझते हैं कि पीटीसी का स्कोप कितना बड़ा होता है। यानी इसका काम सिर्फ दवाइयां चुनना नहीं, और भी बहुत कुछ है। सबसे पहले पेशेंट केयर। पीटीसी यह देखती है कि हर मरीज को सही, असरदार और सेफ इलाज मिले, यानी दवाओं का इस्तेमाल पेशेंट के लिए फायदेमंद हो। फिर आता है इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज, यानी हॉस्पिटल में दवाओं को लेकर जो भी नियम और तरीके हैं वो पीटीसी बनाती है, ताकि सब कुछ सिस्टम के हिसाब से चले। तीसरा है इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। मतलब सिर्फ डॉक्टर या फार्मासिस्ट नहीं, बल्कि कई डिपार्टमेंट्स मिलकर डिसीजंस लेते हैं। जैसे डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, एडमिन सब मिलकर तय करते हैं कि कौन सी दवा पेशेंट के लिए बेस्ट रहेगी। और आखिरी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये कमेटी समय समय पर दवाओं से जुड़ी नीतियों को अपडेट करती रहती है। नई रिसर्च आती है, नई दवाएं आती हैं, तो उसके हिसाब से हॉस्पिटल की पॉलिसी भी बदलती रहती है। सोच के देखो, यही रीजन है कि एक अच्छा हॉस्पिटल हमेशा अपडेटेड और सेफ इलाज देता है, और इसके पीछे ये पीटीसी की मेहनत होती है। अब हम आ गए हैं हॉस्पिटल फॉर्म्यूलरी पर। यह भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हॉस्पिटल फॉर्म्यूलरी क्या होती है? सीधी सी बात है, ये एक लिस्ट होती है उन दवाइयों की जो हॉस्पिटल में यूज की जाती है। अब ये लिस्ट कोई भी बना के नहीं दे देता, इसे मेडिकल स्टाफ और पीटीसी मिलकर तय करते हैं। इस लिस्ट में ये सब लिखा होता है, कौन सी दवा अवेलेबल है, किस नाम से है, ब्रांड जेनेरिक, किस डोज में है, कैसे मंगवानी है, कैसे दी जानी है। और हाँ, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्यूलरी भी होते हैं, जैसे डब्ल्यूएचई फार्म्यूलरी, ब्रिटिश नेशनल फार्म्यूलरी बीएनएफ और इंडियन नेशनल फार्म्यूलरी। इन्हें कई हॉस्पिटल रेफरेंस के तौर पर यूज करते हैं। कुछ बड़े हॉस्पिटल तो अपनी खुद की हॉस्पिटल फॉर्म्यूलरी भी बना लेते हैं, जो उनकी जरूरतों और मरीजों की स्थिति के अनुसार होती है। तो सिंपल में कहें, यह फॉर्म्यूलरी हॉस्पिटल की दवाइयों की ऑफिशियल गाइड बुक है। अब जरा डेफिनेशन देख लेते हैं, जो एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। हॉस्पिटल फॉर्म्यूलरी को इस तरह डिफाइन किया गया है, ये एक रेगुलरली अपडेट होने वाली दवाइयों की लिस्ट होती है, जिसमें कौन कौन सी डोसेज फॉर्म्स यूज होंगी वो बताया गया होता है। और ये लिस्ट मेडिकल स्टाफ के करंट एक्सपीरियंस और क्लिनिकल नॉलेज पर बेस्ड होती है। मतलब सिंपल भाषा में, ये एक ऐसी लिस्ट है जो बार बार अपडेट होती रहती है, ताकि उसमें सिर्फ वही दवाएं रहें जो काम की और इफेक्टिव हों। और ये लिस्ट बनाते हैं डॉक्टर और फार्मासिस्ट मिलकर। तो याद रखो, हॉस्पिटल फॉर्म्यूलरी सिर्फ एक बार बनाकर छोड़ देने वाली चीज नहीं है, इसे वक्त वक्त पर अपडेट किया जाता है। दवा नहीं चलती, सब अप्रूव्ड और टेस्टेड। चलो अब देखते हैं कि हॉस्पिटल फॉर्म्यूलरी के क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा, मरीजों को सेफ और असरदार दवाइयां मिलती हैं। कोई भी ऐसी वैसी दवा नहीं चलती, सब अप्रूव्ड और टेस्टेड होती हैं। दूसरा, हॉस्पिटल का खर्च कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि बस जरूरी दवाइयां ही स्टॉक में रखी जाती हैं, हर दवा का ढेर नहीं लगाया जाता। तीसरा, इन्वेंटरी मैनेजमेंट बेहतर होता है। मतलब दवाओं को मंगवाना, रखना और इस्तेमाल करना सब सिस्टम से होता है। चौथा, क्वालिटी एश्योरेंस बढ़ता है, यानी इलाज की क्वालिटी और पेशेंट सेफ्टी पर कंट्रोल बना रहता है। फिर गलत दवाइयों का कॉम्बिनेशन रुकता है। जैसे कुछ दवाइयां साथ में नहीं दी जानी चाहिए, तो वो पहले से ही फॉर्म्यूलरी में तय होता है। एक और फायदा, एडवर्स ड्रग रिएक्शन यानी साइड इफेक्ट्स का कंट्रोल बेहतर होता है, क्योंकि सब कुछ प्रॉपर गाइडलाइन से हो रहा होता है। और आखिर में, फॉर्म्यूलरी डॉक्टरों और मरीजों दोनों के लिए एक जानकारी का स्रोत भी होती है। इससे स्टाफ को एजुकेशन मिलती है और पेशेंट को भी सही जानकारी दी जा सकती है। तो देखा आपने, एक सिंपल सी लिस्ट कितनी सारी चीजें कंट्रोल करती हैं हॉस्पिटल के अंदर। अब जहां फायदे होते हैं, वहां थोड़े बहुत नुकसान भी हो सकते हैं। चलो वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, कुछ डॉक्टर्स को पसंदीदा ब्रांड की दवाइयां प्रेस्क्राइब करने की छूट नहीं मिलती। मतलब वो चाहे कोई ब्रांड देना चाहे, लेकिन अगर वो हॉस्पिटल फॉर्म्यूलरी में नहीं है तो वो नहीं लिख सकते। दूसरी बात, कई बार फार्मासिस्ट ही डिसाइड करता है कि कौन सी दवा खरीदी जाएगी।
अब इससे कभी कभी डॉक्टरों को लगता है कि उनका कंट्रोल कम हो गया है, लेकिन ध्यान दो, ये नुकसान नहीं है अगर हम टीम वर्क से काम करें, क्योंकि ये सारी चीजें पेशेंट की सेफ्टी और इलाज की यूनिफॉर्मिटी के लिए होती हैं। तो अब सवाल उठता है, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के अंदर आखिर होता क्या है? तो ध्यान दो, इसमें सिर्फ दवाइयों के नाम नहीं होते, बल्कि पूरी डिटेल जानकारी होती है। सबसे पहले अप्रूव्ड मेडिकेशंस, यानी वो दवाएं जो हॉस्पिटल में इस्तेमाल करने की मंजूरी मिली है। फिर ड्रग इंफॉर्मेशन, हर दवा की डोज, कब देनी है, साइड इफेक्ट्स क्या हैं, किसके साथ रिएक्शन हो सकता है, सब कुछ दिया होता है। उसके बाद प्रेस्क्राइबिंग गाइडलाइंस, यानी दवा प्रेस्क्राइब करने के नियम, जैसे कौन सी बीमारी में कौन सी दवा दी जाए। फिर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, जैसे दवा कैसे मंगवानी है, कहां रखनी है, कैसे देना है, ये सारी बातों के नियम। अगला है रिव्यू और रिवीजन, यानी ये फॉर्मूलरी समय समय पर अपडेट की जाती है। और आखिर में एजुकेशनल रिसोर्सेज, जिससे डॉक्टर और फार्मासिस्ट नई दवाओं के बारे में सीख सकें, यानी ये सिर्फ दवाओं की लिस्ट नहीं, एक पूरी नॉलेज गाइड होती है। अब जानते हैं कि ये फॉर्मूलरी तैयार कैसे होती है, इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हॉस्पिटल की गवर्निंग बॉडी एक कमेटी बनाती है, जिसमें डॉक्टर और फार्मासिस्ट शामिल होते हैं। यही लोग हॉस्पिटल फॉर्मूलरी सिस्टम बनाते हैं। मेडिकल स्टाफ डिसाइड करता है कि इसका पर्पस, फंक्शन और स्कोप क्या होगा। फिर जब एडमिनिस्ट्रेशन इसे अप्रूव करता है, तब जाकर यह फॉर्मूलरी ऑफिशियली लागू होती है। फॉर्मूलरी की सारी पॉलिसी और रूल्स को हॉस्पिटल की बुक या वेबसाइट पर पब्लिश किया जाता है, ताकि सबको एक्सेस हो। अगर डॉक्टर दवाओं को उनके ब्रांड नाम से प्रिस्क्राइब करते रहें, तब भी मेडिकल स्टाफ को तय फॉर्मूला और तरीका मानना जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, फार्मासिस्ट ये तय करता है कि कौन सी दवाएं कितनी क्वांटिटी में मंगाई जाएंगी और कहां से आएंगी। हर मेडिसिन कंटेनर पर उसका जेनेरिक नेम लिखा होना चाहिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखा आपने, यह सब एक प्रॉपर प्रोसेस से बनती है, कोई मनमर्जी नहीं होती। अभी हम जानेंगे कि आखिर हॉस्पिटल फॉर्मूलरी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, यानी इसके उपयोग क्या है। तो सबसे पहले, आजकल रोज नई नई दवाइयां मार्केट में आ रही हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत सारी मेडिसिन लॉन्च कर रही हैं। अब सोचो, इतनी सारी दवाओं में से कौन सी सही है, सेफ है और सस्ती भी है, ये तय करने के लिए हॉस्पिटल फॉर्मूलरी जरूरी है। दूसरा, कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। फॉर्मूलरी में अप्रूव्ड दवाइयां पहले से चेक की जाती हैं, जिससे सेफ्टी बनी रहती है। तीसरा, आज हर कोई चाहता है कि इलाज अच्छा भी हो और खर्चा कम भी। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी इस गोल को पूरा करने में मदद करती है, क्योंकि इसमें कॉस्ट इफेक्टिव दवाएं चुनी जाती हैं। फिर एक बहुत जरूरी पॉइंट है कि यह बिना किसी बायस के दवाओं की सही जानकारी देती है। कंपनियां तो अपनी दवा की तारीफ ही करेंगी, लेकिन फॉर्मूलरी साइंटिफिक एविडेंस पर आधारित होती है। और सबसे बड़ा फायदा, यह रैशनल ड्रग थेरेपी को प्रमोट करती है, मतलब दवाएं जरूरत के मुताबिक दी जाती हैं, न ज्यादा न कम। साथ ही फॉर्मूलरी दवाओं के खर्च पर कंट्रोल रखती है, जिससे हॉस्पिटल का बजट भी बैलेंस में रहता है और पेशेंट को भी ज्यादा खर्च नहीं उठाना पड़ता। तो देखा आपने, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी सिर्फ दवा की लिस्ट नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जो सेफ, इफेक्टिव और इकोनॉमिकल इलाज को सपोर्ट करता है। तो अब बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी की, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, यानी आईसीसी। तो देखो, किसी भी हॉस्पिटल में सिर्फ इलाज करना काफी नहीं होता, हमें यह भी देखना पड़ता है कि इलाज के दौरान किसी को इन्फेक्शन न हो। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का काम होता है मरीजों और हॉस्पिटल स्टाफ दोनों को इन्फेक्शन से बचाना। अब सोच के देखो, अगर कोई मरीज हॉस्पिटल आया वायरल फीवर के साथ और प्रॉपर सेफ्टी ना रखी गई, तो क्या बाकी मरीजों को इन्फेक्शन नहीं हो सकता? तो इसी रिस्क को कम करने के लिए आईसीसी बनी होती है। ये कमेटी क्या क्या करती है? इन्फेक्शन को रोकने के लिए नियम बनाती है, रेगुलर चेक करती है कि कहीं इन्फेक्शन फैल तो नहीं रहा, क्लीनलाइनेस, हैंड हाइजीन, मास्क, स्टेरिलाइजेशन, सब पर नजर रखती है, और सबसे जरूरी, पूरे स्टाफ को इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में ट्रेनिंग देती है। इसलिए आईसीसी हर हॉस्पिटल में एक जरूरी हिस्सा होती है, चाहे छोटा हॉस्पिटल हो या बड़ा। अब जरा देख लेते हैं कि इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के ऑब्जेक्टिव्स, यानी मकसद क्या क्या होते हैं। सबसे पहले, ये एक मैनुअल तैयार करती है, जिसमें यह लिखा होता है कि किसी इन्फेक्शन से कैसे बचना है, जैसे एसेप्टिक टेक्निक, आइसोलेशन रूल्स और एंटीसेप्टिक मेथड्स।
फिर हॉस्पिटल में होने वाले इन्फेक्शंस पर नजर रखती है। सोचो, कोई मरीज हॉस्पिटल में भर्ती तो हुआ किसी और बीमारी से, लेकिन वहां उसे इन्फेक्शन हो गया, तो इसको कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। और आईसीसी यही रोकने की कोशिश करती है। स्टाफ को एडवाइस देती है, साफ सफाई कैसे रखनी है, मरीजों को इन्फेक्शन से कैसे बचाना है, ये सब सिखाया जाता है। स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का पूरा सिस्टम मॉनिटर करती है, जैसे सर्जिकल टूल्स, बेड्स, मेडिसिन जो यूज होते हैं वो प्रॉपरली क्लीन हो। और अगर कोई पेशेंट बहुत हाई रिस्क है, जैसे इम्यूनिटी कम है, तो आईसीसी स्पेशल सलाह देती है उसके मैनेजमेंट के लिए। मतलब आईसीसी सिर्फ इन्फेक्शन नहीं रोकती, पूरा हॉस्पिटल एनवायरनमेंट सेफ बनाती है। अब हम बात कर रहे हैं फार्मासिस्ट के रोल की। कैसे एक फार्मासिस्ट एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रोकने में मदद करता है। सबसे पहले समझो, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है। जब हम एंटीबायोटिक्स या दूसरी एंटीमाइक्रोबियल दवाइयां बार बार या गलत तरीके से यूज करते हैं, तो बैक्टीरिया उन दवाओं के खिलाफ मजबूत हो जाते हैं, यानी दवा का असर होना बंद हो जाता है। इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। अब फार्मासिस्ट का पहला काम होता है एंटीबायोटिक्स का सही इस्तेमाल प्रमोट करना। मतलब न ज्यादा और न ही बेवजह एंटीबायोटिक्स का यूज होने देना। इसके लिए फार्मासिस्ट, डॉक्टर, नर्स और बाकी हेल्थ केयर टीम के साथ मिलकर काम करता है। इसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। पीटीसी कमेटी के जरिए तय करता है कि कौन सी एंटीबायोटिक हॉस्पिटल की फॉर्मूलरी में होनी चाहिए, और सबसे खास ड्रग यूज का डेटा कलेक्ट करता है और उसका एनालिसिस करता है, जिससे पता चले कि कौन सी दवा कितनी यूज हो रही है और उसका असर क्या है। इस तरह फार्मासिस्ट एक बड़ी जिम्मेदारी निभाता है इस रेजिस्टेंस को रोकने में। फार्मासिस्ट का दूसरा बड़ा रोल होता है इन्फेक्शन फैलने से रोकना। इसके लिए फार्मासिस्ट क्या क्या करता है। सबसे पहले इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी में एक्टिवली हिस्सा लेता है। सिंगल डोज स्टेरल पैक्स का इस्तेमाल प्रमोट करता है, ताकि दवा में कंटामिनेशन न हो। दवाओं की लेबलिंग, स्टोरेज और एक्सपायरी का सही तरीके से ध्यान रखता है, और स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस को फॉलो करवाता है, जैसे ग्लव्स पहनना, हाथ साफ रखना, इंजेक्शन सेफली देना वगैरह। मतलब सिर्फ दवा देना ही नहीं, फार्मासिस्ट हर जगह इन्फेक्शन से सेफ्टी में शामिल होता है। और फार्मासिस्ट का तीसरा रोल होता है एजुकेशन देना। मतलब फार्मासिस्ट सिर्फ दवा नहीं देता, वो डॉक्टर, नर्स, पेशेंट सभी को सिखाता है कि एंटीबायोटिक्स को कैसे यूज करना है, कौन सी गलती से रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, और सेफ ड्रग यूज क्यों जरूरी है। वो अवेयरनेस फैलाता है पोस्टर्स, काउंसलिंग, सेमिनार्स के जरिए। तो देखा आपने, फार्मासिस्ट आज के समय में एक मेडिसिन एक्सपर्ट ही नहीं, इन्फेक्शन फाइटर भी है। और यही जिम्मेदारी है आज के पढ़े लिखे ट्रेन्ड फार्मासिस्ट की। तो चलो दोस्तों, हमारा टॉपिक अब खत्म हो चुका है। अब देखते हैं कुछ ऐसे सवाल जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं यही कहूंगा, वीडियो को यहीं पॉज कर लो और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कई बार यही क्वेश्चन सीधा पेपर में आ जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने हॉस्पिटल की इंपॉर्टेंट कमिटीज जैसे पीटीसी, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी और हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को अच्छे से समझा। साथ ही ये भी जाना कि फार्मासिस्ट की भूमिका सिर्फ दवा डिस्पेंस करने तक नहीं है, बल्कि पेशेंट सेफ्टी, इन्फेक्शन कंट्रोल और ट्रीटमेंट पॉलिसी में भी वो बराबर का हिस्सा है। आप भी अगर आगे जाकर एक समझदार फार्मासिस्ट बनना चाहते हो, तो इन चीजों को अच्छे से समझो, प्रैक्टिस में लाओ, और सबसे ज्यादा पेशेंट्स की सेफ्टी को हमेशा सबसे ऊपर रखो। अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा हो, तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही और डी फार्मा रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।